PG. Today we'll discuss on very interesting topic, political participation. It's a part of comparative politics. Political participation is the involvement of groups and individuals at various levels in the political system. As Huntington and Nelson said, that it's simply as an activity by private citizens designed to influence governmental decision making. We cannot imagine a participation without strong democratic form of government. So we have our expert, Dr. Raksha Singh. She is an assistant professor at MSKB College. She is also a part of constituent unit of Bhimrao Ambedkar Bihar University. Now I invite Dr. Raksha Singh ma'am to deliver her lecture. थैंक यू अचल जी, आपने बहुत अच्छे से हमारा परिचय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो Thank you, ma'am. विषय है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन एक ग्रुप भी है, जो जिस ग्रुप में हम लोग बोल रहे हैं, अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं, वो ग्रुप भी एक पार्टिसिपेशन का पार्ट है। और लोकतंत्र में पार्टिसिपेशन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में, चाहे वो सर्वसत्तावादी हो, चाहे वो लोकतांत्रिक हो, चाहे वो गैर लोकतांत्रिक हो, उसमें हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का कुछ भाग देखते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग है, वो हम लोकतंत्र में देखते हैं। और हर एक शासन व्यवस्था में, व्यवहार में, मतलब हर एक शासन व्यवस्था जो कि एक पर्यावरण और एक व्यवहार के अनुसार चलते, और उस पर्यावरण और व्यवहार को सुनिश्चित करता है पार्टिसिपेशन। वो कैसे, इसी के कुछ पहलुओं पे हम आज आपके सामने एक ब्रीफ डिस्कशन या एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रस्तुत करेंगे, जो हमारी समझ के अनुसार है। तो अब राजनीतिक सहभागिता क्या है? राजनीतिक सहभागिता से आशय है कि किसी क्षेत्र, राज्य या राष्ट्र विशेष के नागरिकों की राजनीति में कितनी भागीदारी है, इसको सुनिश्चित करना। लोकतंत्र तो पूरी तरह से इसी पर निर्भर करता है कि वहां की प्रजा की भागीदारी राजनीति में किस रूप में तथा कितनी है। वास्तव में लोकतंत्र में भी आम जनता की राजनीतिक भागीदारी बहुत कम होती है, क्योंकि वह एक बार अपने प्रतिनिधि चुनकर भेज देती है, तो उसके बाद वही लोग सारे निर्णय लेते हैं। इस प्रकार हम हर निर्णय में आम जनता की सलाह नहीं ली जाती। ये जो बात हमने कहा, ये बात आप जो राजनीतिक सहभागिता की नैरो, मतलब जो संकीर्ण परिभाषा है, उसमें आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जो राजनीतिक सहभागिता की नैरो जो भी एक्सप्लेनेशन है, उसमें आप देखेंगे कि उसमें मतदान प्रणाली, चुनाव व्यवहार से ही संबंधित बातों को कही गई है। लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तित होता गया और जैसे जैसे व्यवस्थाएं बदलती गई, कुछ कुछ व्यवस्थाओं में चेंजेस आते गए, वैसे वैसे पार्टिसिपेशन का भी विस्तार होने लगा। अब इसी परिप्रेक्ष्य में हम आपके सामने राजनीतिक सहभागिता की अवधारणा क्या है, राजनीतिक सहभागिता के प्रकार क्या हैं, और राजनीतिक सहभागिता के आधार पर नागरिकों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, और राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करने वाले तत्व क्या हैं, और साथ ही उसका महत्व क्या है राजनीतिक सहभागिता का, और उसका साधन क्या है। इन बिंदुओं पर अपना विचार आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो राजनीतिक सहभागिता जैसे कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व लोकतंत्र का मूल आधार माना जाता है, परंतु यह एक व्यवहारिक सत्यता है कि केवल इन्हीं तत्वों का अस्तित्व किसी देश में प्रजातंत्र को सफल नहीं बना सकता। प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए इन तत्वों के अतिरिक्त सबसे अधिक आवश्यक राजनीतिक सहभागिता की है। यदि यह कहा जाए कि राजनीतिक सहभागिता लोकतंत्र की सफलता हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण आधार है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि एक विचारक हैं मैक्लोस्की, उनका कथन है कि सहभागिता एक प्रमुख साधन है जिसके द्वारा लोकतंत्र में सहमति प्रदान की और वापस ली जाती है, और शासकों को शासितों के प्रति
उत्तरदायी बनाया जाता है। कहने का अभिप्राय है कि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में राजनीतिक सहभागिता का बहुत अधिक महत्व है। अब हम ये तो समझ लिए कि लोकतंत्र में कैसे सहभागिता का महत्व है, उसमें शासन और शासित कैसे प्रभावित होता है, ये भी हम कुछ समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले राजनीतिक सहभागिता का अर्थ क्या है, इसको जानेंगे कुछ विचारकों के अनुसार। राजनीतिक सहभागिता से अभिप्राय है उन गतिविधियों में भाग लेना है जो कि किसी भी रूप में राजनीतिक विधि से संबद्ध है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक सहभागिता का जो अर्थ है, लोगों की राजनीतिक क्रिया में होना। एक विचारक है हिन युलाओ के शब्दों में साधारण जनता का निर्णय निर्माण प्रक्रिया अथवा नीति निर्माण में भागीदारिता को राजनीतिक भागीदारी कहते हैं। और एक विचारक है सिडनी वर्मा और किम, उनके अनुसार उन्होंने कहा है कि राजनीतिक सहभागिता में मतदान और अभियान क्रिया में भाग लेने के अतिरिक्त नागरिकों द्वारा प्रारंभ किए गए संपर्क और सहकारी गतिविधियां भी शामिल होती हैं। मताधिकार का प्रयोग एक प्रकार की राजनीतिक सहभागिता है, लेकिन राजनीतिक सहभागिता के अर्थों को केवल मताधिकार प्रयोग तक ही सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजनीतिक सहभागिता में व्यक्तियों की और भी अनेक गतिविधियां आती हैं। ऐसी गतिविधियों को जी एल वुडवर्थ एक विचारक है जिन्होंने 5 पॉइंट में बताया है कि इन गतिविधियों में और क्या शामिल हो सकता है। उसमें पहला पॉइंट है चुनाव स्थान पर मताधिकार का प्रयोग करना। दूसरा पॉइंट है किसी दबाव समूह का सदस्य होने के नाते दबाव समूहों का समर्थन करना। अगला पॉइंट है विधायकों में प्रत्यक्ष रूप से संचरण करना। अगला पॉइंट है राजनीतिक दल के कार्यों में भाग लेना और इस प्रकार विधायकों पर अपना दाव स्थापित करना। अन्य नागरिक तथा मौखिक रूप में राजनीतिक विचार पहुंचाने के कार्य में स्वाभाविक रूप से लगे रहना। और एक और विचारक है मिलर बरेट, जिन्होंने ऐसी गतिविधियों को 3 श्रेणियों में बांटा है। जो उपरोक्त गतिविधियां हमने बताया है उसको मिलर ने 3 गतिविधियों में या श्रेणियों में बांटा है, जिसमें पहला है वाद कुशल गतिविधियां। ऐसी गतिविधियों में किसी सार्वजनिक पद पर आसीन होना या दल के किसी पद का अधिकारी या प्रत्याशी होना या दल के लिए चंदा एकत्र करना या दल की ऐसी सभाओं को सम्मिलित होना जहां नीतियों का निर्माण किया जाता है, दल के द्वारा चलाए गए किसी आंदोलन में सम्मिलित होना आदि, ये सब शामिल होता है। इसको हम वाद कुशल गतिविधि कहते हैं मिल बरेट के अनुसार। दूसरा है अस्थायी गतिविधियां। ऐसी गतिविधियों में किसी राजनीतिक सभा या प्रदर्शन में सम्मिलित होना, किसी दल के नीति के प्रति सहानुभूति या समर्थन की अभिव्यक्ति करना, किसी दल को कभी कभी चंदा देना आदि शामिल है। तीसरा है दर्शक गतिविधियां। ऐसी गतिविधियों में मत प्रयुक्त करना, अन्य व्यक्तियों को किसी विशेष पक्ष में मत प्रयुक्त करने के लिए प्रभावित करना और राजनीतिक वाद विवाद आरंभ करना या उसमें शामिल होना शामिल होता है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि शासकों का चयन करने में नीति निर्माण के कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने के क्रिया को ही राजनीतिक सहभागिता कहा जाता है। अन्य शब्दों में राजनीतिक विधि से संबंधित किसी कार्य के किसी भी रूप में भाग लेने की क्रिया को राजनीतिक सहभागिता की संज्ञा दी जाती है। अब राजनीतिक सहभागिता की जो मुख्य विशेषता है वो क्या क्या है? राजनीतिक सहभागिता की मुख्य विशेषता समानता है। इसका अर्थ यह है कि सभी नागरिकों को समान रूप से राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्राप्त होना चाहिए और उनमें किसी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरी विशेषता है स्वतंत्रता। राजनीतिक सहभागिता में
लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त होती है ताकि वे राजनीतिक गतिविधियों में स्वतंत्रता से भाग ले सके। तीसरा है देशभक्ति। राजनीतिक सहभागिता में लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा होती है क्योंकि सभी को राजनीति में भाग लेने का समान अवसर प्राप्त होता है। चौथा है राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक सहभागिता की एक और विशेषता यह है कि इसमें सभी वयस्क नागरिक को समान रूप से राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं और नागरिकों को मताधिकार देने व चुने जाने का अधिकार प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है जन प्रभुसत्ता। राजनीतिक सहभागिता में प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है क्योंकि सभी निर्णय प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा अथवा उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा लिए जाते हैं। अब हम ये राजनीतिक सहभागिता है क्या, उसकी विशेषता क्या है, उसके बाद हम आपको के सामने राजनीतिक सहभागिता के प्रकार क्या हैं उसका विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसमें राजनीतिक सहभागिता की दो बातें विशेष उल्लेखनीय हैं। पहली यह है कि राजनीतिक सहभागिता स्वैच्छिक होती है, अर्थात इच्छा के विरुद्ध किसी भी राजनीतिक विधि में भाग लेने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है, तो यह राजनीतिक सहभागिता नहीं होगी। मतलब अगर आपकी जो राजनीतिक सहभागिता होगी वह स्वैच्छिक होगी, आपको विवश नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा। अगर आपको विवश किया जाता है तो वह राजनीतिक सहभागिता नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि समस्त व्यक्ति राजनीतिक विधि में एक जैसी मात्रा में और एक ही प्रकार के राजनीतिक सहभागी व्यक्ति राजनीतिक प्रणाली या देश को राजनीति में कोई विशेष रुचि नहीं रखते। इसी कारण यह कहा जाता है कि राजनीतिक सहभागिता मुख्यतः दो प्रकार की होती है, लेकिन उन दो प्रकार का जो वर्णन है या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम उसका वर्णन कर सकते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि जो राजनीतिक सहभागिता है उसकी कौन कौन से प्रकार है। इसमें पहला है क्रियाशील राजनीतिक सहभागिता। क्रियाशील सहभागिता का अर्थ है कि व्यक्ति देश की राजनीति के प्रमुख रूप से, मतलब व्यक्ति जो है वो देश की राजनीति में प्रमुख रूप से भाग लेता हो। वह किसी सार्वजनिक पद पर आसीन हो सकता है, दल के किसी पद के अधिकारी के रूप में कार्यरत हो सकता है, साधारण चुनाव या दल के चुनावों में प्रत्याशी के रूप में भाग ले सकता है। इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो क्रियाशील राजनीतिक सहभागिता में शामिल है। दूसरा है क्रियाहीन राजनीतिक सहभागिता। इसका अर्थ है कि व्यक्ति राजनीतिक विधि में कोई विशेष भूमिका अभिनय न करता हो, यानी व्यक्ति राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से शामिल न हो और न ही वो देश के व्यवहारिक दैनिक राजनीति में कोई विशेष भाग लेता हो। और किसी भी देश में समस्त व्यक्ति क्रियाशील राजनीतिक सहभागित नहीं हो सकता और अधिकांश क्रियाहीन राजनीतिक सहभागी ही होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो प्रत्यक्ष सहभागिता है उसमें राजनीति में क्रियाशीलता की सक्रियता अधिक दिखाई देती है, और जो अप्रत्यक्ष जिसको हम क्रियाहीन या जो क्रियाहीन जो राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं या कम लेते हैं, समय समय पे लेते हैं, उनको क्रियाहीन राजनीतिक सहभागिता में ले सकते हैं। इस आधार पर राजनीतिक सहभागिता जो है वो दो प्रकार का हुआ, वहीं जो प्रत्यक्ष राजनीतिक सहभागिता और अप्रत्यक्ष राजनीतिक सहभागिता। जब नागरिक देश की राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है तो उसे प्रत्यक्ष राजनीतिक सहभागिता कहते हैं, और प्रत्यक्ष राजनीतिक भागीदारी में लोग सीधे शासकों के चुनाव और नीति निर्माण में भाग लेते हैं। जब लोग स्वयं कानून का निर्माण करें, स्वयं कानूनों को लागू करें तथा स्वयं ही कानूनों की व्याख्या करें, तो यह प्रत्यक्ष राजनीतिक सहभागिता इसको कहते हैं। अप्रत्यक्ष जो है, जब नागरिक अपने शासकों के चुनाव और निर्णय और नीति निर्माण के कार्य में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं
तो उसे अप्रत्यक्ष राजनीतिक सहभागिता कहा जाता है। वर्तमान में जनसंख्या अधिक होने के कारण कानून निर्माण के लिए तथा अन्य कार्यों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करता है। विधानमंडल लोगों के नाम पर कानून निर्माण करते हैं तथा अन्य नीतियों को स्वीकृत करते हैं। ये अप्रत्यक्ष जो राजनीतिक सहभागिता है उसमें हम इसको देखते हैं। और फिर उद्देश्य के आधार पे मतलब सहभागिता को हम कितने प्रकार में बांट सकते हैं, उसमें हम सहायक राजनीतिक सहभागिता की बात करते हैं। सहायक राजनीतिक सहभागिता का अर्थ यह माना जाता है कि जब कुछ निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु राजनीतिक विधि में भाग लिया जाए। जब राजनीतिक सहभागिता को किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह सहायक या साधनीय राजनीतिक सहभागिता होती है। अगला है द्योतक राजनीतिक सहभागिता। इसका मतलब क्या होता है? द्योतक राजनीतिक सहभागिता जब किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राजनीतिक विधि में भाग नहीं लिया जाता अपितु सहज ही किसी कार्य में कोई व्यक्ति सहभागी बन जाता है। जैसे कि जब अनेक व्यक्ति निरुद्देश्य मताधिकार का प्रयोग करते हैं तो वे द्योतक राजनीतिक सहभागिता के प्रतीक होते हैं। और अगला है औचित्यपूर्ण साधनों पर आधारित राजनीतिक सहभागिता। जब लोग अपने हितों के लिए औचित्यपूर्ण अथवा संवैधानिक साधनों के द्वारा राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं तो उसे औचित्यपूर्ण साधनों पर आधारित राजनीतिक सहभागिता कहते हैं। जो किसी दल का सदस्य बनते हैं, राजनीतिक नीतियों का प्रचार करते हैं, सभाएं करते हैं, अपने उम्मीदवारों के चुनाव जिताने के लिए मताधिकार का प्रयोग करते हैं, ये सब मामले इसमें शामिल होती हैं। मतलब औचित्य, जिस उद्देश्य से वो उस पार्टी में शामिल होते हैं या उस विचारधारा के समर्थक होते हैं, उनको हम औचित्यपूर्ण साधनों पर आधारित राजनीतिक सहभागिता कहते हैं। अगला है अनौचित्यपूर्ण साधनों पर आधारित राजनीतिक सहभागिता। जब लोग अपने हितों की रक्षा तथा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनुचित तथा गैर संवैधानिक साधनों के द्वारा राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं तो उसे अनौचित्यपूर्ण साधनों पर आधारित राजनीतिक सहभागिता कहते हैं। जब लोग अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संवैधानिक साधनों को त्याग कर दंगे फसाद तोड़फोड़ और हिंसात्मक कार्यवाहियों में भाग लेते हैं तो उसे अनौचित्यपूर्ण साधनों पर आधारित राजनीतिक सहभागिता कहते हैं। अभी राजनीतिक सहभागिता की जो प्रकार हैं उस प्रकार में आपने देखा होगा कि परंपरागत राजनीतिक सहभागिता जो है वो केवल चुनाव प्रणाली पर आधारित था, लेकिन धीरे धीरे सरकारी सार्वजनिक जो अधिकारी हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में जो कार्य करते हैं और जो प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में सहभागी हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति में सहभागी हैं, उन सभी को राजनीतिक सहभागिता के अंतर्गत हम देख सकते हैं। अब आगे हम राजनीतिक सहभागिता के स्तर के आधार पे नागरिकों का वर्णन कैसे किया जाता है उसका विश्लेषण करेंगे। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में, चाहे लोकतंत्रीय हो चाहे सर्वसत्तावादी व्यवस्था हो, नागरिकों को शासन व्यवस्था में कुछ न कुछ भाग अवश्य दिया जाता है। लोकतंत्रीय व्यवस्था में राजनीतिक शिक्षा के प्रसार तथा राजनीतिक समीकरण के द्वारा लोगों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए उत्साहित तथा प्रेरित किया जाता है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में न तो सभी नागरिक समान रूप से राजनीतिक भागीदारी करते हैं और न ही सभी नागरिक राजनीति से अलग रहते हैं। रॉबर्ट ए डहल ने राजनीतिक सहभागिता के स्तर के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित नागरिकों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। वो श्रेणियां क्या है? अराजनीतिक वर्ग, राजनीतिक वर्ग, शक्ति इच्छुक वर्ग और शक्तिशाली वर्ग। तो ये जो अराजनीतिक वर्ग है वो
प्रत्येक देश में ऐसे बहुत से व्यक्ति होते हैं जिनका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं होता और वे राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति को उदासीन अथवा निष्क्रिय व्यक्ति कहा जाता है। आधुनिक लोकतंत्रीय राज्यों में ऐसे लोगों की संख्या काफी होती है। डहल का मानना है कि कई बार वे यह समझते हैं कि राजनीति की अपेक्षा अन्य गतिविधियों में भाग लेने से अधिक लाभ हो सकता है। कई बार उनकी सोच होती है कि जब वे राजनीति के निर्णयों को बदलने में असमर्थ हैं, तो उन्हें राजनीति से क्या लेना। इसके अलावा राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के मार्ग में जितनी अधिक बाधाएं होगी, उतना ही राजनीति में वो कम भाग लेते हैं। ऐसे लोगों को इन्होंने अराजनीतिक वर्ग में रखा है। अगला है इसमें राजनीतिक वर्ग। जो वर्ग राजनीति में रुचि रखते हैं, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी रखते हैं और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तो उन्हें समाज या का राजनीतिक वर्ग कहा जाता है। डहल का मानना है कि ये लोग राजनीति में तभी अधिक भाग लेते हैं उन्हें जब उन्हें अधिक लाभ होने की संभावना अधिक दिखाई देती है और राजनीतिक निर्णयों में सफल होने की संभावना दिखाई देती है और राजनीति में भाग न लेने पर बुरे परिणामों की आशंका हो तथा राजनीति में भाग लेने से अधिक कठिनाई न आती हो। तो ये डहल का मानना है कि ऐसे लोग जो इससे लाभान्वित होते हैं वहीं इसकी तरफ अधिक अग्रसर होते हैं। रहल ने राजनीतिक वर्ग के आने वाले व्यक्तियों को दो उपवर्गों में बांटा। एक अराजनीतिक, के ऊपर आपको बताया, एक राजनीतिक वर्ग, ये तो है ही, साथ में दो और हैं, वो है शक्ति इच्छुक वर्ग और शक्तिशाली वर्ग। तो शक्ति इच्छुक वर्ग समाज के राजनीतिक वर्ग के कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सत्ता प्राप्त करने के बड़े इच्छुक होते हैं। जिन लोगों के पास अधिक साधन होते हैं, वे अपने साधनों का प्रयोग कुशलता पूर्वक करके शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। डहल ने इसको इसके तीन कारण बताए हैं। वे देश हित में शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, या तो निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, या अचेतन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस प्रकार हम चौथे प्रकार की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें शक्ति प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति यानी शक्तिशाली। इच्छुक व्यक्तियों की संख्या काफी अधिक होती है, लेकिन व्यवहार में बहुत कम व्यक्ति ही शक्ति प्राप्त करने में सफल होते हैं। किसी व्यक्ति के अधिक शक्तिशाली होने के दो कारण हो सकते हैं: प्रयोग के लिए किए गए साधनों की मात्रा में अंतर तथा साधनों के प्रयोग करने की निपुणता या कुशलता में अंतर। यही जो नागरिकों को वर्गीकृत करने का कार्य डहल ने किया है, उसका आधार इन्होंने चार प्रकार में डिवाइड किया है, जिसमें अराजनीतिक, राजनीतिक, शक्ति इच्छुक और शक्तिशाली। जिसमें लगभग उन्होंने राजनीतिक सहभागिता में किस प्रकार के, कुछ लोग जो राजनीतिक सहभागिता में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ लोग शक्ति प्राप्त करने के लिए इंटरेस्ट दिखाते हैं, कुछ लोग शक्ति के इच्छुक होते हैं। इस प्रकार इन्होंने इसका विश्लेषण किया है। अब आगे वुडवर्थ तथा रोपर ने अमेरिकी नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी का विश्लेषण करते हुए उनको चार भागों में बांटा है। मतलब अमेरिका में वुडवर्थ और रोपर ने एक विश्लेषण किया राजनीतिक भागीदारी के संबंध में, और उन्होंने वहां के हिसाब से इसको चार प्रकार में बांटा है। जिसमें पहला है अति सक्रिय। इस वर्ग में वे नागरिक सम्मिलित किए जाते हैं जो राजनीति को अपना व्यवसाय बना लेते हैं और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इस वर्ग के नागरिक राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करते हैं, मतलब प्राप्त करते हैं या प्रदान करते हैं। दूसरा है सक्रिय, अति सक्रिय। अब सक्रिय, इस वर्ग में वे नागरिक आते हैं जो राजनीति में रुचि रखते हैं, चुनाव अभियान में भाग लेते हैं, मतदान करते हैं तथा राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।
अगला है अति क्रियाशील। वे मतदान में मतलब अति क्रियाशील के अंतर्गत केवल मतदान में भाग लेने वाले तथा राजनीतिक सत्ता से दूर रहने वाले इस श्रेणी में आते हैं। अगला है अति क्रियाशील। इस श्रेणी में वे लोग आते हैं जो राजनीति के प्रति बिल्कुल उदासीन होते हैं। ऐसे नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग भी नहीं करते हैं। और ये जो मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं या जो निष्क्रिय होते हैं, निराशावादी होते हैं, उनको भी हम सहभागिता में शामिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो शासन व्यवस्था से असंतुष्ट होते हैं, भले उसका जिक्र नहीं करते हैं। आप वोटिंग परसेंटेज हर एक चुनाव के बाद वोटिंग परसेंटेज से जान लेते हैं कि कितने लोग ये सत्ता चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या कौन असंतुष्ट है या नहीं संतुष्ट है। इन सब चीजों का आकलन हम वोटिंग बिहेवियर या उसके पश्चात चुनाव परिणाम के बाद भी इसका एनालिसिस किया जाता है। अब राजनीतिक सहभागिता को निश्चित या प्रभावित करने वाले तत्व क्या हैं? तो हम इसमें देखेंगे कि विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसमें रह रहे सभी लोगों को राजनीतिक सहभागिता का स्तर एक जैसा हो। मतलब विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसमें जो लोग रहते हैं उनकी सहभागिता का स्तर एक जैसा हो। कहीं पे अधिक हो सकता है, कहीं पे कम हो सकता है। लोकतांत्रिक देशों में आप देखेंगे कि सहभागिता अधिक दिखाई देगी, गैर लोकतांत्रिक देशों में कम दिखाई देगी। वास्तव में राजनीतिक सहभागिता स्तर न तो समस्त देशों में एक जैसा हो सकता है और न ही एक देश में सभी लोगों की राजनीतिक सहभागिता बराबर होती है। प्रत्येक समाज में राजनीतिक पक्ष में दो वर्गों का अस्तित्व माना जाता है। एक है विशिष्ट राजनीतिक वर्ग, दूसरा है सामान्य राजनीतिक वर्ग। विशिष्ट राजनीतिक वर्ग में वे लोग सम्मिलित होते हैं जिनका देश की राजनीति में प्रमुख स्थान हो। ये लोग शक्ति प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं और वह अपने अहम की संतुष्टि करने के लिए राजनीतिक विधि में बड़ी सक्रियता से भाग लेते हैं। जहाँ तक सामान्य राजनीतिक वर्ग का संबंध है, उसकी राजनीतिक सहभागिता का स्तर निश्चित करने के लिए कुछ विशेष तथ्यों की भूमिका होती है। और इन तथ्यों को बताने के लिए हम दो स्कूल ऑफ मॉडल, जिसमें कोलंबिया स्कूल ऑफ मॉडल और मिशिगन स्कूल ऑफ मॉडल की बात करेंगे। जिसमें हम ये मिशिगन स्कूल ऑफ थॉट का मानना है कि मनोवैज्ञानिक तत्व प्रत्येक व्यक्ति, उनका मानना है कि जो प्रत्येक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक भावनाओं से गठित होता है या मनोवैज्ञानिक भावनाओं से प्रेरित होता है, उसका संपूर्ण व्यवहार इस मनोवैज्ञानिक भावनाओं का ही परिणाम होता है। कई मनुष्य स्वाभाविक ही निराशावादित होते हैं। ऐसे मनुष्यों को राजनीतिक सहभागिता की क्रिया में सम्मिलित होने के लिए कोई उत्सुकता नहीं होती। डहल का इस परिप्रेक्ष्य में कथन है कि रॉबर्ट ए डहल का इस परिप्रेक्ष्य में कहना है कि जो नागरिक राजनीतिक घटनाओं से को प्रभावित करने के लिए अपनी योग्यता के प्रति निराशावादी हैं, वे इस आधार पर राजनीति छोड़ देता है कि वे कुछ करते हैं उसका कोई प्रभाव नहीं है। कई बार कुछ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग इसलिए नहीं करते क्योंकि वे अनुभव करते हैं कि एक मत का चुनाव परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। नागरिक जन अधिकारियों के समक्ष अपने विचार इसलिए प्रस्तुत नहीं करते क्योंकि उनका विश्वास है कि जनमत अधिकारी उस वर्ग के लोगों के प्रति कोई ध्यान नहीं देता। ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति राजनीतिक सहभागिता को उत्साहित नहीं करती, बल्कि नागरिकों को निराशावादी और क्रियाहीन मनुष्य बनाती है। जिन लोगों के नेतृत्व, सामाजिक दायित्व, आत्मविश्वास और राजनीतिक क्षमता के गुण होते हैं, वे राजनीति में अधिक भाग लेते हैं और उन्हें सफलता भी प्राप्त होती है। अव्यवस्थित व्यक्ति राजनीति में रुचि नहीं लेते। ऐसे व्यक्ति को राजनीतिक मामलों के प्रति उदासीन माना जाता है। वे मतदान में भी भाग नहीं लेते और वे चुनाव परिणाम में किसी तरह की कोई रुचि नहीं रखते।
ये जो मनोवैज्ञानिक तत्व, ये निराशावादी या एक तरह से अप्रत्यक्ष जो सहभागिता है, उससे प्रेरित या उसके पक्ष को अधिक उजागर किया है। ये मिशिगन स्कूल ऑफ थॉट का ये विचार है। और अब हम कोलंबिया स्कूल ऑफ थॉट, जिसमें सामाजिक और आर्थिक तत्व पर अधिक महत्व दिया गया है, इसके बाद पर इस पर हम अपना विश्लेषण रखते हैं। सामाजिक और आर्थिक तथ्य भी वातावरण को उसकी राजनीतिक सहभागिता के स्वरूप और स्तर को निश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन तथ्यों में शिक्षा, व्यवसाय, आय, आयु, निवास स्थान, धर्म, नस्ल या जाति और समूह आदि सम्मिलित होते हैं। जिसमें लोग पढ़े लिखे होते हैं, उतना ही उनके नागरिक उत्तरदायित्व, राजनीतिक बुद्धिमत्ता, उच्च स्तरीय राजनीतिक रुचि और आत्मविश्वास की भावना उसमें विकसित होती है। इसी प्रकार शिक्षित लोग अच्छे व्यवसाय या व्यापार में प्रवेश करते हैं, इसलिए स्वाभाविक बन जाता है कि अच्छी शिक्षा एवं अच्छे व्यवसाय या व्यापार राजनीतिक सहभागिता के स्तर को प्रभावित करते हैं। जिन लोगों का परिवार, व्यवसाय, उच्च पद आदि के आधार पर सामाजिक स्तर पर ऊंचे होते हैं, उच्च स्तर की राजनीतिक जानकारी एवं राजनीतिक क्षमता रखते हैं, इसी कारण वे राजनीतिक गतिविधियों में अधिक भाग लेते हैं। इसी प्रकार अधिकांश आय का तत्व अच्छे व्यवसाय से संबंध होता है। जो लोग उद्योग या व्यापार में हैं, उनके लिए राजनीति में इसलिए भी विशेष रुचि रखना आवश्यक होता है, क्योंकि देश की राजनीति का उनके उद्योग तथा व्यापार पर बहुत निकटवर्ती संबंध होता है। लिंग, आयु एवं अन्य संबंध भी राजनीतिक सहभागिता के स्तर को प्रभावित करता है। से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बजाय शहरी क्षेत्र के लोगों को राजनीतिक सहभागिता में अधिक रुचि होती है। निवास स्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी स्थान पर आकर रहता है, तो वहां की राजनीतिक गतिविधियों में तत्काल सक्रिय भाग नहीं ले सकता। इसी प्रकार धर्म एवं जाति उन देशों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जहां विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं। मनुष्य अपनी अनंत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक समूहों का निर्माण करता है, और वह किसी मनोरंजन क्लब, खेल क्लब या लोक कल्याणकारी संस्था या व्यापारिक संघ का सदस्य भी हो सकता है। यहाँ से मिलने वाली प्रेरणा भी उसको राजनीतिक सहभागिता, मतलब उसकी राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित कर सकती है। तो ये मनोवैज्ञानिक तत्व और सामाजिक और आर्थिक तत्व जो मिशिगन स्कूल ऑफ थॉट और कोलंबिया स्कूल ऑफ थॉट से संबंधित था। इसके पश्चात एक और कारक है, जो है राजनीतिक वातावरण। जहां राजनीतिक सहभागिता की सामाजिक वातावरण के उपयुक्त वर्णित तथा प्रभावित करते हैं, वहां सरकारी ढांचा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महान घटना या राजनीतिक दल या राजनीतिक अभियान, समस्याएं, विचारधारा, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, जन प्रसारण के प्रभावशाली साधन, राजनीतिक जागृति भी प्रभावित होती है। यदि सरकारी ढांचा साधारण और सरल स्वरूप का होगा, तो लोगों की इसमें कुछ रुचि अवश्य ही विकसित होगी। दूसरी ओर यदि ढांचा जटिल होगा, तो लोग राजनीतिक सहभागिता के प्रति उत्साहित नहीं होंगे, बल्कि उनका निराशावादी दृष्टिकोण उन्हें राजनीति से दूर करने के लिए विवश कर देगा। इसी प्रकार महान घटना भी राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, जब बांग्लादेश को आजाद करने के लिए हमारी सेनाओं को लड़ना पड़ा था, तो उस महान घटना से संपूर्ण राष्ट्र में राजनीतिक जागृति उत्पन्न हो गई थी। इसके राजनीतिक दलों के द्वारा ही लोगों को राष्ट्रीय समस्याओं और राष्ट्रीय नीतियों का ज्ञान प्राप्त होता है, और राजनीतिक दल विभिन्न प्रकार की राजनीतिक शिक्षा लोगों को देती है।
और राजनीतिक दल विभिन्न विषयों पर आंदोलन चलाते हैं और लोगों को उस आंदोलन के पक्ष में करने के लिए अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। अतः ये भी राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करता है। इसी कारण राजनीतिक अभियान भी लोगों में जागृति उत्पन्न करते हैं तथा सक्रिय राजनीति में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। नेताओं की रैलियां, प्रदर्शन, हड़ताल इत्यादि लोगों को राजनीति में भाग लेने के लिए प्रेरित करती हैं। इसी प्रकार विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करवाने के लिए भी लोग राजनीति में भाग लेते हैं। विशेष प्रकार की समस्याएं जो समय समय पे हम सामाजिक आंदोलन देखे हैं उसको इसमें शामिल कर सकते हैं। राजनीतिक सहभागिता के लिए मतलब ये जो आंदोलन है ये भी उत्तेजित करते हैं। इस प्रकार विशेष विचारधारा के पक्षधर अपनी विचारधारा को व्यवहारिक रूप देने के लिए राजनीति में सक्रियता से भाग लेते हैं। जिस देश में शक्ति का विशाल स्तर पर विकेंद्रीकरण किया जाएगा तो साधारण लोगों को भी स्थानीय और प्रांत स्तर पर शक्तियों का प्रयोग करने में भाग लेने के लिए पर्याप्त अवसर मिलेंगे और वे राजनीति में भाग लेने को प्रेरित होंगे। इसी तरह यदि जन प्रसार के साधनों जैसे रेडियो, टीवी, समाचार पत्र आदि सरकारी नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्रता पूर्वक और पूर्ण ईमानदारी से कार्य करेंगे तो ये जो साधन है अगर ये सरकारी नियंत्रण से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर कार्य करेंगे और पूर्ण ईमानदारी से कार्य करेंगे तब ये लोगों को राजनीतिक सहभागिता को अवश्य प्रोत्साहित करेंगे। मतलब जब ये स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करेंगे तो ये राजनीतिक सहभागिता को आगे बढ़ाने में उसको विस्तारित करने में अवश्य प्रोत्साहित कर पाएंगे। यदि लोग राजनीतिक पक्ष के उचित रूप से जागृत नहीं होंगे तो राजनीतिक सहभागिता को निर्धारित करने वाले तथ्य लोगों पर विशेष प्रभाव उत्पन्न करने में कम सफल होगा। अतः राजनीतिक सहभागिता के लिए राजनीतिक जागृति होना आवश्यक है। अब हम आपको राजनीतिक सहभागिता का महत्व क्या है इसके बारे में बताएंगे। तो आधुनिक युग जो लोकतंत्र का युग है और लोकतंत्र को राजनीतिक सहभागिता से ही सफल बनाया जा सकता है। राजनीतिक सहभागिता का महत्व न केवल लोकतंत्रात्मक देशों में है बल्कि इसका महत्व साम्यवादी और तानाशाही देशों में भी है देशों में ही है। और जो लोकतंत्र राजनीतिक सहभागिता का महत्व है इसको हम 4-5 कुछ पॉइंट्स में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जिसमें पहला है स्थिरता। जब लोग राजनीतिक कार्यों में भाग लेते हैं तो उनमें सरकार के प्रति विश्वास पैदा होता है। विश्वास से लोगों में संतोष की भावना पैदा होती है जिसमें समाज में स्थिरता आती है जिसके द्वारा समाज में स्थिरता आती है। दूसरा है समानता। लोकतांत्रिक देशों में सभी वयस्कों को समान रूप से मत डालने का अधिकार दिया जाता है जिसमें समाज के समानता की भावना मतलब समाज में जो समानता की भावना वो उत्पन्न होती है और समाज में जब सभी एक साथ एक लाइन में खड़े होकर वोट डालते हैं तो उनकी समानता की भावना उनमें जो एक समानता की भावना वो स्वाभाविक रूप से पैदा होती है। अगला है नैतिक गुण। राजनीतिक सहभागिता लोगों में उनके नैतिक गुण उत्पन्न करती है। उनमें लोगों के सहयोग, सहनशीलता तथा व्यक्तिगत जिम्मेदारी की भावना भी उत्पन्न होती है। अगला है कानून का स्वेच्छा से पालन। राजनीतिक सहभागिता में लोग सरकार को अपनी सरकार समझते हैं। लोग कानून का खुशी से तथा स्वेच्छा से पालन करते हैं। अगला है देशभक्ति। राजनीतिक सहभागिता से लोगों में अपने देश के लिए श्रद्धा तथा प्रेम जागृत होता है और देशभक्ति की भावना के कारण व्यक्ति देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए तत्पर भी हो जाता है। ये दृश्य कभी कभी राजनीतिक सहभागिता के द्वारा भी देखने को मिलता है लेकिन ये सरकार व्यवस्था उसके कार्यों कृत्यों पर डिपेंड करता है। अगला है राजनीतिक शिक्षा। राजनीतिक सहभागिता में लोगों की राजनीतिक
शिक्षा दी जाती है, प्राप्त होती है। उन्हें देश की समस्याओं और शासन की नीतियों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। उन्हें अपने अधिकारों व कर्तव्यों का भी ज्ञान प्राप्त होता है। अगला है शांति तथा व्यवस्था। राजनीतिक सहभागिता के कारण लोग सरकार को अपना समझते हैं तथा कानूनों एवं आदेशों का स्वेच्छा से पालन करते हैं। इस कारण देश में शांति व व्यवस्था बनी रहती है। अगला है अधिक स्वतंत्रता। राजनीतिक सहभागिता के द्वारा लोगों को अधिक स्वतंत्रता मिलती है, क्योंकि लोगों के प्रतिनिधि लोगों के जीवन को सुखी बनाने के लिए उन्हें अधिक से अधिक स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। लोकतंत्रीय व्यवस्था में शासन के सभी स्तरों पर लोगों को भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। स्थानीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन का संगठन व संचालन स्वयं जनता द्वारा किया जाता है। स्थानीय समस्याओं को सुलझाने तथा स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति का उत्तरदायित्व स्थानीय प्रतिनिधियों का होता है। लोकतंत्रीय व्यवस्था में लोग अपने प्रतिनिधि चुनकर कानून निर्माण प्रक्रिया में भाग लेते हैं। परंतु जिन देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, जैसा कि स्विट्जरलैंड में, वहां के लोग कानून निर्माण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। स्विट्जरलैंड जो विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को अपनाया गया है। और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जो साधन है, जो 4 प्रकार या 5 प्रकार के साधन है, वो ये है कि जनमत संग्रह द्वारा, विधानमंडलों द्वारा पास किए गए बिलों तथा संविधान के संशोधन प्रस्तावों को अंतिम रूप में स्वीकृत करने से पूर्व जनता की राय ली जाती है। यह एक निषेधाधिकारी शक्ति है जिसके द्वारा जनता किसी भी बिल को कानून बनाने से रोक सकती है। दूसरा ये है प्रस्तावाधिकार, जिसके द्वारा जनता कानून निर्माण के लिए प्रस्ताव पेश करती है। विधानमंडल उस प्रस्ताव से सहमत हो या ना हो, तब भी उस प्रस्ताव को जनता की राय के लिए रखा जाता है। यदि जनता उसे स्वीकार कर लेती है तो वह कानून बन जाती है, चाहे विधानमंडल उस प्रस्ताव के विरुद्ध ही क्यों न हो। अगला है आरंभिक या प्रारंभिक सभा। प्रारंभिक सभाएं स्विट्जरलैंड में कुछ कैंटन में पाई जाती हैं। प्रारंभिक सभा एक राजनीतिक संस्था है जिसमें उप कैंटनों के सभी मतदाता शामिल होते हैं। उस कैंटन की राजनीतिक शक्ति उस सभा के पास होती है। यही कानूनों का निर्माण करती है और कार्यपालिका के सदस्यों, कैंटन के न्यायाधीशों तथा अन्य कर्मचारियों का चुनाव इसी सभा द्वारा किया जाता है। अगला है वापसी। यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा लोगों को अपने प्रतिनिधियों के कार्यों पर नियंत्रण तथा निगरानी रखने का अधिकार प्राप्त होता है। यदि जनता अपने प्रतिनिधि पर अविश्वास जताए तो वह उसे वापस बुला सकता है और उसके स्थान पर किसी अन्य प्रतिनिधि को चुनकर भेज सकता है। इसके लिए निश्चित संख्या में मतदाताओं का प्रस्ताव सरकार के पास भेजना आवश्यक होता है। अगला है मत संग्रह। यह ऐसा साधन है जिसके द्वारा लोगों के लिए किसी भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषय या समस्या के संबंध में मत देने को कहा जा सकता है। मत संग्रह प्राय राजनीतिक विवादों पर करवाया जाता है, न कि कानूनी मामलों पर। यदि लोगों का बहुमत पक्ष में होता है तो सरकार उसी के अनुसार निर्णय लेती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है उसमें जो सहभागिता है वो और भी सुदृढ़ है, क्योंकि उसमें ये जो जनमत संग्रह, प्रस्तावाधिकार, प्रारंभिक सभा, वापसी, मत संग्रह के माध्यम से नागरिकों को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, जो एक मतलब लोकतंत्र में बहुत ही आवश्यक होता है। अब हम आपके उपरोक्त ये जो विश्लेषण है उसके पश्चात हम आपके सामने ये प्रस्तुत करना है, आपके सामने ये विश्लेषण प्रस्तुत करना चाहते हैं
कि जो राजनीतिक सहभागिता है उसका विस्तार किस प्रकार हुआ है, उसकी प्रकृति मतलब ये माना जाता है कि राजनीतिक सहभागिता या राजनीतिक व्यवहार की प्रकृति चेंज होती है तो सहभागिता किस प्रकार एड ऑन होता है। पिछले 5 या 6 दशकों में राजनीतिक भागीदारी के प्रदर्शनों की सूची में लगातार विस्तार हुआ है, यानी मौजूदा गतिविधियों में भागीदारी के नए रूपों को लगातार जोड़ा गया है, क्योंकि पिछले दशकों में कई देशों में सरकारी गतिविधियों और जिम्मेदारियों के दायरों का विस्तार हुआ है। इसलिए राजनीतिक भागीदारी के क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है और राजनीतिक भागीदारी उन क्षेत्रों में प्रासंगिक हो गई है जिन्हें कुछ दशक पहले ही निजी, सामाजिक या आर्थिक माना जाता था। 20वीं शताब्दी के मध्य तक प्रतिनिधि लोकतंत्र के उदय और कई लोकतंत्र में सार्वभौम मताधिकार के लिए संघर्ष के परिणाम स्वरूप राजनीतिक भागीदारी को चुनाव संबंधी गतिविधियों के रूप में एक समझ मिली। नतीजतन 1940 और 1950 के दशक के मौलिक मतदान अध्ययनों ने राजनीतिक भागीदारी के रूपों पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे कि मतदान प्रचार और पार्टी की सदस्यता। इन प्रदर्शनों की सूची में नागरिकों और सरकारी अधिकारियों के बीच संपर्क जोड़ा गया और 1960 के दशक के प्रारंभ तक राजनीतिक भागीदारी को व्यापक रूप से वैधानिक राजनीतिक संस्थाओं के संदर्भ में मतदान और अन्य नागरिक गतिविधियों के रूप में समझा जाने लगा। इसके पश्चात सामुदायिक राजनीतिक की बढ़ती प्रासंगिकता के कारण राजनीतिक भागीदारी में के प्रदर्शनों की सूची में धीरे धीरे नागरिकों, सार्वजनिक अधिकारियों और राजनेताओं के बीच सीधे संपर्क स्थापित होने लगे। साथ ही साथ सांप्रदायिक गतिविधियों ने चुनाव से संबंधित गतिविधियों तथा प्रारंभिक मजबूत ध्यान मतलब जो चुनाव सांप्रदायिक गतिविधियां हैं वो चुनाव से संबंधित जो गतिविधियां हैं उसको उसकी तरफ ध्यान केंद्रित किया। इन गतिविधियों को भागीदारी के पारंपरिक या संस्थागत तरीके के रूप में जाना जाता है। फिर 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में तेजी से सामाजिक और राजनीतिक विकास ने नागरिकों की भागीदारी के उल्लेखनीय प्रसार को शामिल किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि राजनीति सहभागिता व्यापक रूप से स्वीकृत कार्यों या संस्थागत गतिविधियों तक सीमित नहीं है। असहमति, अस्वीकृति जाहिर तौर पर नागरिकों के हितों और विचारों की अभिव्यक्ति है और इसलिए उन्हें लोकतांत्रिक राजनीतिक सहभागिता के प्रदर्शनों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। सहभागिता के इस नए रूपों को में शांतिवादी, पारिस्थितिक और महिला पारिस्थितिक और महिला समूहों द्वारा शुरू किए गए आगामी नए सामाजिक आंदोलनों द्वारा आयोजित कई विरोधी कार्यवाहियां 1970 के दशक के आरंभिक सामाजिक मानदंडों के अनुरूप नहीं थी, इसलिए इन्हें सहभागिता के अपरंपरागत तरीकों में शामिल किया गया। ये गतिविधियां विशिष्ट दावे प्रस्तुत करती है, यानी ये जो नव सामाजिक आंदोलन था वो विशिष्ट मांग प्रस्तुत करती है जो समाज के परिप्रेक्ष्य में हो, जो समाज के हित के परिप्रेक्ष्य में, और आमतौर पर मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं को अस्वीकार जो मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है उसको अस्वीकार करते हैं और सभी प्रकार के स्वैच्छिक संघों में नागरिक गतिविधियों, स्वयं सेवा और सामाजिक जुड़ाव के साथ राजनीतिक भागीदारी, विशेष रूप से सामुदायिक स्तर पर इन गतिविधियों के उपयोग की सहभागिता के एक तरीके के रूप में मान्यता दी गई। सामुदायिक जो तर्कवादी हैं, हालांकि इस बात पर जोर देते हैं कि लोकतंत्र की गुणवत्ता एक जीवंत नागरिक समाज के अस्तित्व से सीधे संबंधित है। फिर भी यह सवाल कि क्या नागरिक गतिविधियां स्वयं सेवा या सामाजिक जुड़ाव राजनीतिक सहभागिता के नमूने हैं, ये अभी भी विवादास्पद है, क्योंकि इसके पक्ष और विपक्ष में बहुत सारे तर्क दिए गए हैं कि
जो विशिष्ट प्रकार की मांगे होती हैं वो किस प्रकार राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करती, जैसे या शासन के जो नियम और कानून है उसको किस प्रकार से प्रभावित करती है, या उनके जो नियम और कानून है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त इंटरनेट आधारित प्रौद्योगिकियों का प्रसार विचारों, मांगों और कुंठाओं को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करके इन व्यक्तिगत कार्यों को सुविधाजनक बनाता है, जो व्यवहारिक रूप से बिना किसी लागत के सभी के लिए तुरंत सुलभ है। इसके अलावा ये जो प्रौद्योगिकी है, विशिष्ट राजनीतिक संघों को और भी अधिक अनिवार्य बनाती है। इंटरनेट की अपने आप में भागीदारी के एक को मतलब ये जो इंटरनेट है अपने आप में भागीदारी का एक तरीका है के रूप में उपयोग करना, और न कि केवल प्रतिभागियों को जुटाने का एक आधुनिक तरीका है, बल्कि एक संयोजी सूचक क्रिया भी है। संयोजी सूचक मतलब क्या होता है, वो एक दूसरे को कनेक्ट करता है। जैसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप किसी भी मुद्दे पर बहस या किसी भी मुद्दे को आप उठाते हैं तो कुछ लोग उसमें आप देखेंगे कि अधिक सक्रिय होते हैं, कुछ लोग निष्क्रिय होते हैं। तो जो सक्रिय होते हैं वो उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अधिक होता है, जो निष्क्रिय होते हैं उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन थोड़ा कम होता है, लेकिन पार्टिसिपेशन दोनों का होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम ये जो आज का वक्तव्य है इसमें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का समय के साथ में क्या क्या जोड़ा गया, उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या प्रकार रहा, उसका मतलब महत्व क्या है और उसके साधन क्या है, इसको आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. Now, if anyone have any questions, feel free to ask the questions. Any questions regarding this topic? हेलो, लगता है हाँ सर, बोलिए, कुछ बोलना है आपको? कैसा रहा, कुछ समझ में आया आप लोगों को? कम से कम ये बता दीजिए। मैम बस 8 बजे तक है आप लोग के साथ। हाँ हाँ अरे बहुत अच्छा था, उसमें ऐसा हाँ। कुछ नहीं है। मैं बस बच्चों को ये बता रहा हूँ, नहीं। मैम बस 8 बजे तक है, उसके बाद मैम फिर अपने किसी हाउस होल्ड वर्क में एड ऑन हो जाएंगे, तो आप लोग अपने हाँ, सवाल और जरूर पूछ सर डालें। एक बात और कि इसमें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में बच्चों को भी कुछ ऐड करना है तो वो ऐड करें, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हम जो बताएं वो सब सही बताए हैं। कुछ नया परिप्रेक्ष्य भी आप लोग इसमें डिस्कशन कर सकते हैं। 5 मिनट का टाइम और है हमारे पास। Yes, please. Floor is open. Then anybody has a question, then they can ask freely. सर आपको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में कुछ कहना है, कुछ इसमें ऐड करना है? Yes, ma'am. I want to say something. हाँ सर, बोलिए मेरा प्लीज, एक हम भी समझे। हाँ, मेरा एक सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू है. That means हाँ हाँ, I'm not want वो to भी say जानना। anything. हाँ नहीं मेरा एक सर, वो पॉइंट भी ऑफ व्यू जानना है. बहुत जरूरी है कि और Yes, इसमें yes, क्या ma'am. ऐड ऑन किया जा सकता है। सर प्लीज बताएं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को लेकर ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो एक फॉर्मल लेवल पर तो हमें दिखता है कि हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं. वहां पे हम एक जेंडर को भी सेंटर में ला सकते हैं इस डिबेट के. हाँ बिल्कुल सर। लेकिन प्रॉब्लम सर मुझे मुझे जहां तक लगता है प्रॉब्लम यह है कि हम जिस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की आज बात करते हैं उस लिबरल डेमोक्रेटिक मॉडल में, जिसमें हम लोग आज जो ज्यादा एक रिलेवेंट मॉडल के रूप में हमारे सामने आ रहा है, वहां पर भी जो फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही कम लेवल पर दिखाई देता है. और इवन सिर्फ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की ही बात हम ना करें, इवन सोशल पार्टिसिपेशन, कल्चरल पार्टिसिपेशन, जो भी जितने प्रकार की भी पार्टिसिपेशन है,
और इस पूरे पार्टिसिपेशन को लेकर जो हम लोग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं, चाहे वो हम इक्वालिटी के बारे में बात करें, चाहे वो हम लिबर्टी के कॉन्सेप्शन के बारे में बात करें, चाहे वो हम जस्टिस के कॉन्सेप्शन के बारे में बात करें, ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जो उनको इस तरफ ले जाते हैं या जो जो उस पार्टिसिपेशन की तरफ उनको आगे बढ़ाते हैं, वहां पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम मुझे दिखाई देती है। और प्रॉब्लम मुझे ये दिखाई देती है कि एक मेल डोमिनेंट अप्रोच वहां पे एक हमको समझ में आता है, जो कि जो फीमेल पार्टिसिपेशन है उसको वो रिस्ट्रिक्ट करता है। और इसको हम थोड़ा सा और फोल्ड करके कहें तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि जो पूरा का पूरा जितने भी नोशंस हैं हमारे सामने, वो एक तरीके से मेल कंस्ट्रक्टेड हैं, जो कि फीमेल पार्टिसिपेशन को रिस्ट्रिक्ट करने का काम करते हैं। तो मेरा सिर्फ इनपुट ये है कि मैडम आपको क्या लगता है, क्या ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या हमें रीस्ट्रक्चराइज या रीडिफाइन करने की जरूरत है इस पॉलिटिकल या वुमेन के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इनहेंस करने के लिए? हाँ सर, आपने जो कहा वो एकदम बिल्कुल सच, मतलब जो भी बातें कही वो एकदम सही बात है। जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में महिलाओं की भूमिका है उसमें तो कमी है, और हमारा मानना ये है कि महिला सशक्तिकरण या जो महिलाओं की भूमिका है वो तभी बढ़ सकती है जब डिसीजन मेकिंग में उनको स्थान मिले। और Exactly. डिसीजन मेकिंग में स्थान कैसे मिलेगा? जब आप देखिए अभी पंचायत चुनाव हुआ, जो महिलाएं जीतती हैं, कौन सी महिला अपने से निर्णय लेती हैं? ठीक है, तो इसके लिए रीस्ट्रक्चर की जरूरत है। जब से आप डिसीजन मेकिंग में महिलाओं की भूमिका, आर्थिक रूप से तो बहुत महिलाएं सशक्त हैं, लेकिन क्या वो डिसीजन ले पाती हैं? ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है, तो जब आप संसद में उनकी भूमिका महत्व जो है उसको प्रस्तुत किया जाए, उनको वहां तक लाया जाए, पहले स्थानीय लेवल से ही उनकी जो विचारधाराएं हैं उसको समझी जाए। जब इस तरह का रिस्ट्रक्चर होगा तभी कुछ हो पाएगा, आई थिंक, मेरे अनुसार। और कुछ कोई बोलना एक चाहते हैं? एक 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 बात मैं और इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ कि हम एक डोमेस्टिक फ्रेमवर्क में तो बात करते हैं, वहां पर तो हमको ये सारी चीजें दिखाई देती हैं, हाँ लेकिन बिल्कुल। हम जब ग्लोबल पर्सपेक्टिव में इसको पूरा सिचुएटेड करते हैं तो वहां पर भी हमको कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, क्योंकि हम बात तो इंक्लूसिवनेस की कर रहे हैं, हम बात लिबरल डेमोक्रेसी की कर रहे हैं, जहां पे हम इक्वालिटेरियन ग्राउंड पे ट्रीट कर रहे हैं, और वहां पे कोई हम ये भी बात कहते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वहां पे उसका हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर हम डेटा एनालिसिस पे जाएं तो मैडम मुझे क्या सभी को ऐसा लगता है कि कुछ मतलब उंगली पे हम लोग गिन सकते हैं कितनी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं फीमेल, उनको आप उंगली पे गिन सकते हैं। तो विच काइंड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट? इट इज अ टोटली फॉल्स कॉन्सेप्शन। एकदम सर, ये मैं देखिए शुक्ला पॉलिटिकल। जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। रक्षा मैम यस भैया से प्लीज। एक हाँ प्लीज। साथ ले लूंगा हाँ तो भैया। रक्षा मैम दोनों लोग यस भैया। रिस्पॉन्ड कर देंगे। पहली ओके बात तो मैम। ये कि रक्षा मैम का जो लेक्चर था बड़ा ही सिस्टमेटिक, टू द पॉइंट, और बड़े यस। ही सारे आयामों यस। को उन्होंने रखा। एक कंसेप्चुअल बिल्कुल लेवल पर बिल्कुल। उन्होंने सारी बात रखी, और बड़े ही बिल्कुल। खुले विचार से उन्होंने आमंत्रित किया कि इसमें और एड ऑन किया जा सकता है, उसको किया जाए। मेरा ये मानना है जी कि जी। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के साथ साथ हम लोग पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की अवधारणा को अगर जोड़ के देखें तो हम एक और चीज देखते हैं कि किस तरीके से पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के कारण जो पार्टिसिपेशन है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो एक इंडिविजुअल का जो बिल्कुल। पार्टिसिपेशन है, क्या वो इंडिविजुअल का पार्टिसिपेशन पर से है, या दैट इज द इफेक्ट ऑफ, या हम कह सकते हैं कि वो परिणाम है उस मोबिलाइजेशन का, इसे भी देखने की आवश्यकता है। अब रक्षा मैम रिस्पॉन्ड करेंगी दोनों पे। बिल्कुल यस प्लीज। सर, इसमें जो महिलाओं की भूमिका है, ठीक है, उसको हमारे अनुसार रिकंस्ट्रक्ट या रिस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता है। ओके। और सर आपको कुछ कहना है? हमारे अनुसार, हमारे Ma'am, समझ के अनुसार तो हम यही कह ma'am, सकते I हैं। have one question. हाँ Uh, बोलिए। Taking too much interest and in the political system is also bad for functioning of modern democracy. What's your view on that? नहीं, पार्टिसिपेशन मतलब जो मॉडर्न डेमोक्रेसी में है वो पार्टिसिपेशन तो बढ़ा है, ठीक है, लेकिन जो कुछ पार्टिसिपेशन है वो ठीक है, मतलब जो सकारात्मक तरफ जाता है वो ठीक है, लेकिन जो नकारात्मक पहलुओं की तरफ बढ़ता है वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो कुछ फॉल्स आप देख, इस समय इंटरनेट मीडिया पे आप देख ही रहे होंगे। ठीक है, कुछ सकारात्मक पहलुओं पे बात होती है तो कुछ नकारात्मक पहलुओं पे बात होती है। तो ये नहीं कह सकते कि इस मॉडर्न डेमोक्रेसी में हम सब फॉल्स ही हैं, कुछ ट्रू भी है।
Thank you, ma'am. Okay. Anyone सर want to हम say anything else? Yeah, And Akash. Yes, ma'am, you can. नहीं, ये आंचल से एक सवाल था कि मतलब व्हाट डू Yes. यू मीन बाय टू मच इंटरेस्ट। यस भाई 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 दिस इज यस यस डेमोक्रेसी इज नॉट ए चॉकलेट शॉप, है ना। यस कि sorry, ma'am. डेमोक्रेसी कुछ नॉर्म्स पे चलती है, इसके कुछ लिखित मानदंड हैं, उसके आधार पर डेमोक्रेसी संचालित होती है। भाई टू मच इंटरेस्ट का तो मतलब ये हुआ कि सोशल मीडिया पर हम 10 घंटे जमे हुए एकदम हैं, तो एकदम सर उसका सर मतलब नहीं एकदम है। भाई कुछ नॉर्म्स हैं जिसके उस पर, जैसे मैडम ने बताया कि पार्टिसिपेशन के लिए क्या क्या जरूरी है, तो वो चीजें हाँ जरूरी है ना। तो कहने का मतलब टू मच वाला जो सवाल अच्छा नहीं है। इसमें Sorry, ये sir. हो सकता है कि भाई कितना आप रुचि ले रहे हैं, तो नॉर्म्स के अंतर्गत ही विकास होगा लोकतंत्र में या पार्टिसिपेशन में। तो Exactly. आंचल, बी केयरफुल अबाउट द क्वेश्चन कि व्हाट यू आर आस्किंग अबाउट डेमोक्रेसी और पार्टिसिपेशन। Sorry. ओके Yes, sir. ओके। हम आप लोगों से मतलब कहना चाहते हैं कि हमें कुछ काम है, हम जा सकते हैं प्लीज Yes, ma'am, definitely. नहीं नहीं, ओके आगे। डेफिनेटली, बहुत बहुत अच्छा लेक्चर था, बहुत अच्छा अच्छा Yes, जी, बहुत बिल्कुल बहुत धन्यवाद ओके comprehensive lecture था ओके। मैम आपका. थैंक यू If थैंक any यू of the teacher want to add on to this topic, they are invited. थैंक यू Yes. दुबे जी हैं? दुबे जी आई थिंक नहीं है. Akash, do you want to say something about this political participation? नहीं नहीं, देखिए पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पर बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर था, लेकिन ये पार्टिसिपेशन की प्रक्रिया को समझने के लिए हमको पॉलिटिकल सोशलाइजेशन देखना होगा कि पॉलिटिकल Exactly. सोशलाइजेशन डेवलपिंग कंट्रीज में कैसे हो रहा है, इसके ऊपर विद्वानों के क्या क्या विचार हैं, कहाँ कहाँ Hmm. कल्ट सिस्टम है, कहाँ डिक्लाइन हो रहा है, ये सारी चीजें देखनी होगी। क्योंकि जब भारत का हम पार्टिसिपेशन ग्राफ बनाएंगे तो अप एंड डाउन का बन रहा है अभी आज के समय। तो देखना होगा कि आखिर कौन कौन से नए फैक्टर जुड़ रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और ये जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल सही ही हो, कभी हाँ. कभी ये होता है, जैसे मैडम ने एक चीज ये बताया कि भाई लोकतंत्र के साथ साथ तानाशाही शासन में भी पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। तो Hmm. सवाल ये उठता है कि डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन और ऑथोरिटेरियन पार्टिसिपेशन में क्या डिफरेंस है। भाई एक तरफ हम अधिकार देने की बात करते हैं, वहां भी पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। एक तरफ सर्वाधिकारवादी देशों में देखते हैं जहां अधिकारों की बात कम होती है, समर्पण की और कर्तव्य की बात ज्यादा होती है, वहां भी पार्टिसिपेशन है। तो इन दोनों ही देश की पर्टिकुलर सोशल हिस्ट्री देखनी होगी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये एक अच्छा लेक्चर था और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल मैडम बिल्कुल. को। लेकिन नए सिरे से चीजों को देखना होगा, क्योंकि चीजें Exactly. लगातार थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में बदल रही हैं और पार्टिसिपेशन के आयाम भी बदल रहे हैं। हाँ, आप देखिए, यही बात आप बिल्कुल मैं भी आप कहना चाह रहा हमारे था. भारत में देखिए कि आज भी अभी के समय में रिलीजन सबसे बड़ा मतलब मेजर पार्टिसिपेशन पॉइंट के रूप में देखा जा रहा है। अभी लोग बोल रहे हैं कि भाई मोदी इन इट सेल्फ अ बिगेस्ट कल्ट, एक एक खुद ही धार्मिक समुदाय है अपने आप में, उसमें कोई जरूरत ही नहीं है बाकी चीजों के पार्टिसिपेशन के लिए, है ना। तो ये चीजें देखनी होगी, साथ ही साथ उन मूलभूत चीजों पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा जो आरंभिक दौर में सहभागिता को सुनिश्चित करती हैं, जिसमें शिक्षा है, रोजगार के साधन है या इस तरह के स्कीम्स हैं, तो ये भी देखना होगा। तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर था, इसके लिए मैडम को धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि मैं इसके ऊपर हम लोग और देखेंगे, ये एक बड़ा एरिया है पार्टिसिपेशन का। मैं बिल्कुल मैं बिल्कुल. मैं कैश कैश जी के बाद को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं। कैश हाँ हाँ सर, बढ़ाइए। ने बिल्कुल सही बात कही कि पहले तो ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बिल्कुल डायनेमिक कंसेप्शन है, मतलब ऐसा नहीं कि ये स्थिर है। दूसरा, जब हम इसको अगर डेमोक्रेसी में भी देखें तो उसको देखना होगा कि आपकी डेमोक्रेसी की जो एज है, मतलब जो परिस्थितियां हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में वो निकल के आ रही है, कौन सा मॉड्यूल आपने अपनाया है। जैसे अगर हम वेस्टर्न और इंडियन सिनेरियो में देखते हैं तो एक बड़ा ही रोचक तथ्य सामने आता है कि कैसे वेस्टर्न सोसाइटी में जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है उन्होंने पॉलिटिकल कंडीशन को शेप दिया। बट इंडियन सिनेरियो में केस बिल्कुल उल्टा है। पॉलिटिकल सिनेरियो ने सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो को शेप दिया है। हमने पहले संविधान बनाया और उसको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किया और सोसाइटी में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को शेप देना शुरू किया। तो ये जो दोनों ही पैरामीटर हैं, इसके कारण भी जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है उसका जो रोल है या उसका जो नेचर है वो डिफर कर जाता है। और बहुत ही सही बात कहा कैश ने कि जो नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम है वहाँ भी पार्टिसिपेशन है, तो उस पार्टिसिपेशन को कैसे देखा जाए।
तो काफ़ी कुछ है अभी इसमें, हम लोग और भी डिस्कोर्स को आगे ले जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर की जा सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। सर ये और कोई इस पे कुछ बोलना चाहता है? जी मोहित। जी सर, मुझे सर इतना मोहित, कहना हाँ था मोहित। कि जब हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करते हैं एंड कंपेयर करते हैं वेस्टर्न एंड एशियन कंट्रीज को, पर्टिकुलरली या अफ्रीकन कंट्रीज को, तो ये देखने को मिलता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शंस जब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हाईएस्ट होता है, पीक पे होता है, तो उस टाइम पे वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में दो चीजें मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि वोटिंग टर्नआउट इंडिया का ज्यादा है, यूएसए का कम है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि जो इश्यूज होते हैं वो इंडिया के लोगों को ज्यादा उत्तेजित करते हैं। और यूएसए के जो इश्यूज होते हैं, यूएसए के इवन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कहा जाता है इट्स द सेम वाइन इन टू डिफरेंट बॉटल्स विद टू डिफरेंट लेवल्स। सो मेरा क्वेश्चन ये था कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जैसे अभी रजनी पांडे सर ने कहा कि इवोल्यूशन जो हुआ है पॉलिटिकल सिस्टम्स का, उसमें इकोनॉमी के बाद पॉलिटी का हुआ और यहाँ पे पॉलिटी के थ्रू इकोनॉमी किया जा रहा है, सोसाइटी का किया जा रहा है। सो सर ये जो बेसिक डिफरेंस हमें देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन टू एन एक्सटेंट विकसित कंट्रीज में कम है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज्यादा है, और जबकि डेमोक्रेसी का जो रूल है वो ये बताता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी और डेमोक्रेटिक वैल्यू ज्यादा स्ट्रेंथन होनी चाहिए। इस कॉन्ट्रडिक्शन के विषय में सर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए देखिए, मैं आपको कहना से ज़्यादा एक रेफरेंस देता हूँ। आप हंटिंगटन को पढ़िएगा, उसने जो चेंजिंग सोसाइटीज़ पे अपनी एक किताब लिखी है, उन्होंने पॉलिटिकल डेवलपमेंट को बड़े अच्छे से डिफाइन करते हुए इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू बहुत अच्छे से डिफाइन किया चीज़ों को। जो इंस्टीट्यूशंस है वो किस तरीके से आपके यहाँ फॉर्म होती हैं। और आप देखे होंगे कि जब भी डेमोक्रेसी हमारे यहाँ डिबेट में आता है तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो इंस्टीट्यूशंस का है। हम इंस्टीट्यूशंस को ही कटघरे में खड़ा करते हैं। इवन इंस्टीट्यूशनल डीके के ऊपर बहुत सारी बात की गई है, फेल्ड स्टेट को लेके बहुत सारी बात की गई है। अतुल कोहली से लेके अगर हम सुनीता कविराज तक की बात कर लें तो ऑल आर टेकिंग द इशू ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथनिंग। उसके अलावा एक आप ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया में एक चैप्टर है योगेंद्र यादव का, द सेकेंड ऑफ सच। अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि कैसे 1989 के बाद जो आपका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है उसमें ग्रुप वाइज, सेक्शन वाइज जो मोबिलिटी है, जो पार्टिसिपेशन है, कितना इन्हांस कर जाता है। बट इन्हांस करने का मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी जो है ट्रूली फॉर्म में गवर्न, वो एक तरीके से जो उनकी अपनी हिस्सेदारी थी का ड्यू था, उसकी डिमांड थी। तो इन सारी चीज़ों को भी अगर लेके आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि आप कंक्लूसिव डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। जी सर, थैंक यू सर। ओके, दुबे जी आ गए हैं। दुबे जी कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी बात रख सकते हैं। हेलो। यस, हेलो। यस यस मैम। भारती, या यस मैम, प्लीज। भारती here. I'm Okay, happy ma'am, to be please. part of this lecture. मोहित Yes, जी yes, की ma'am. बात को मैं थोड़ा सा आंसर करना चाहूंगी। ये क्वेश्चन, मोहित सर का क्वेश्चन बेसिक ये था कि वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में जो हमें लो लेवल ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दिख रहा है, दैट इज टर्म्ड एज पॉलिटिकल एपैथी। एक तरह से राजनीतिक उदासीनता देखने को मिल रही है, और ये राजनीतिक उदासीनता हमें जनरली एफ्लुएंट कंट्रीज में देखने को मिल रही है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज में जैसे इंडिया में भी पार्टिसिपेशन ज्यादा है। डेमोक्रेसी की थ्योरी ये कहती है कि जहाँ पार्टिसिपेशन ज्यादा है वहाँ डेमोक्रेसी ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन हमको प्रैक्टिकली देखने को मिलता है कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी स्ट्रांग है और यहाँ पर प्रॉब्लम्स रहते हैं। वन फैक्टर इज द सोशोलॉजिकल फैक्टर दैट इन डेवलपिंग कंट्रीज वी डिपेंड फॉर एवरीथिंग ऑन गवर्नमेंट। पॉलिटिकल एपैथी का टॉपिक को हमें थोड़ा सा, ये टॉपिक थोड़ा पॉलिटिकल कल्चर से रिलेटेड है। जो हमारा सेंस है कि वहाँ पे लो लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन है वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में। आई एम पॉइंटिंग टू दैट क्योंकि वहाँ पॉलिटिक्स पे सोशल अपनी बेसिक नीड्स के लिए वो डिपेंडेंसी नहीं है जो डेवलपिंग कंट्रीज में है। एग्जैक्टली। ओके, एंड देयर वन थिंग इज व्हेन यू आर अबव फ्रॉम योर बेसिक नीड्स, you try to search for something new, innovative, and you make your life experimenting. That Western people tend to do.
because they are free from the basic bare needs of life. वो एटीट्यूड उनको पॉलिटिकल एपैथी की तरफ ले गया है, राजनीतिक उदासीनता देखने को मिलती है। इवन हम लोग के देश में भी बहुत सारे जगहों का मेरे पास भी डेटा नहीं है, बट ताकि बहुत एजुकेटेड कम्युनिटी जहाँ रहती है वहां से पार्टिसिपेशन 2014-19 में इलेक्शंस में बहुत कम वोटिंग हुई, बिकॉज पीपल फील दैट अब मेरा पार्टिसिपेट करने और न करने का कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है। दे डोंट टेक देमसेल्फ द फोकल ऑफ द पॉइंट कि मेरे वोटिंग का कोई फर्क आएगा या नहीं आएगा। तो इट इज द मैटर ऑफ कल्चर पॉलिटिकल। जैसा रजनीकांत जी ने कहा कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट लुसियन उसका देखने का जरूरत है। लुसियन पाई का पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल एपैथी को भी इससे रिलेट करने की आवश्यकता है, एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड। जी मैम, थैंक यू सो मच। Thank you. And anyone want to say something? Ritesh, do you want? This is not. तो वन थिंग मैं एक पॉइंट यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ, जो वेस्टर्न मॉडल या लिबरल डेमोक्रेसी का जो हम लोग बात करते हैं वहाँ लो लेवल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात हो रही है। मेरा ये अपना व्यक्तिगत मानना है और बहुत हद तक संभव है कि ये मानना मेरा गलत भी हो सकता है, आप लोग उसको अपने साथ। मुझे लगता है जो ये एक लिबरल जो वेस्टर्न मॉडल है डेमोक्रेसी का, ये अपने आप में एक बैकवर्ड डेमोक्रेटिक मॉडल है, ठीक है, कंपैरिजन टू द थर्ड वर्ल्ड स्टेट। जैसे हम भारत के बारे में बात करते हैं कि इंडियन डेमोक्रेटिक मॉडल के बारे में बात करते हैं, और इन जितना भी वेस्टर्न एक मॉडल रहा है डेमोक्रेसी का, ये अपने आप में बैकवर्ड में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने पार्टिसिपेशन का एक जो है वन डायमेंशनल क्राइटेरिया अपनाया। स्टार्टिंग में ये जितने भी देश थे, ये जब फ्री होते हैं 18th सेंचुरी के लास्ट में फ्री होते हैं, लेकिन इनको फुल ऑफ मतलब वुमेन्स को राइट्स देने में इनको जो है पूरे 200 साल लग जा रहे हैं। 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग फेज में जो है ये पॉलिटिकल राइट्स उनको दे रहे हैं। दैट मीन्स दैट कि आप विच काइंड ऑफ द कैरेक्टर यू आर शोइंग एंड विच काइंड ऑफ द मॉडल यू आर गोइंग टू डिलीवर इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। एंड ये आप साथ साथ क्लेम भी कर रहे हैं कि हमारा जो डेमोक्रेटिक मॉडल है वो बहुत ही इंक्लूसिव है। कैसे मान लिया जाए इसको? और अब बाद में आप क्रिटिसाइज करेंगे थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स को कि आपका जो मॉडल है वो ठीक नहीं है। दैट मीन्स दैट कि हमें उस मॉडर्निस्ट अप्रोच से निकलकर उस पोस्ट मॉडर्निस्ट पैराडाइम में हमको आना पड़ेगा अगर इस तरह हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न मॉडल है डेमोक्रेसी का वो अपने आप में बहुत ही बैकवर्ड एक सिस्टम है। ये बैकवर्ड उसको एक मॉडल हम लोग कह सकते हैं। एंड देयर इज नो, मुझे कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मे भी पॉसिबल मेरा आर्गुमेंट रॉन्ग हो, या अभी कोई और भी इस पे अपना आर्गुमेंट रख सकता है कि what the others were thinking about this. शुक्ला जी, आपकी बात बहुत हद तक सही है। हाँ, बहुत हद तक सही है आपकी बात। देखिए, इसमें दो चीजें मैं जोड़ता हूँ। एक तो डेमोक्रेसी विथ डिलीवरेंस, कि डेमोक्रेसी डिलीवर क्या करती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर, चाहे वो वेस्टर्न सोसाइटी की हो या इंडिजिनस सोसाइटीज की हो। दूसरा, आइडेंटिटी एंड वायलेंस में अमर्त्य सेन ने बिल्कुल इसी बात को रखा है और उन्होंने बूमरंग इफेक्ट की बात करी। और वो बोलते हैं कि पूरा का पूरा इंडियन सिविलाइजेशन सेंट्रल एशिया से चीज़ें गई हैं, चाहे वो नॉलेज हो या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, वेस्टर्न सोसाइटीज़ को, और वहीं से वो फिल्टर हो इम्पेरियलिज्म के थ्रू हमारे ऊपर अधिरोपित हो गई। तो बिल्कुल ये दो चीज़ें हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो डिलीवर कितना करती हैं। भाई, पार्टिसिपेशन अगर बढ़ रहा है तो क्या पार्टिसिपेशन बढ़ने से जो सरकार का गठन हो रहा है कि सरकार उतनी ही तन्मयता से डिलीवरेंस पे ध्यान दे रही हैं, डिलीवर कर रही हैं जो उनकी डिमांड्स हैं? तो यह एक और रोचक चीज हो सकता है अगर इसको इस तरीके से देखा जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है ये। और ये बूमरंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट भी है ना, बहुत रिलेवेंट सिद्ध हो रहा है थर्ड वर्ल्ड के स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में, एक नया अप्रोच प्रोवाइड करता है। हाँ, ये अच्छा है। बिल्कुल। एनीबॉडी वांट्स टू से समथिंग अबाउट दिस इशू? रितेश अगर कुछ कहना, रवि जैसे हैं, या और भी कोई स्टूडेंट जो अपनी बात कह सकता है? हेलो, आई थिंक भैया, हाँ, यस प्लीज रवि। हाँ रवि, बोलो, कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो उस पे। जो अभी तक डिस्कशन जो चल रहा है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, उसके कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में जो खामियां हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए क्या चीजों को करने की आवश्यकता है?
ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है या तुम्हारा व्यू है? सर मेरा क्वेश्चन पूछ रहे हो? अच्छा, क्वेश्चन है, ठीक है। और कोई? सर्किल जैसे संस्थाओं की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। सर्किल। बिल्कुल सही बात है कि हम क्या कर सकते हैं अपने लेवल से, गवर्नमेंट क्या कर सकती है। देखिए ये दो चीजें हैं, मतलब बड़ा ही ध्यान से देखने की आवश्यकता है। दो अप्रोच हमेशा हमारे सामने होते हैं, एक तो बोलते हैं जिसको हम लोग बॉटम टू अप अप्रोच, और एक होता है टॉप टू बॉटम अप्रोच। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमारे यहाँ है, क्योंकि इंडिया एक पुराना राष्ट्र हो सकता है लेकिन राज्य तो नया है ये, तो शासन व्यवस्था के रूप में जब हमने इसे अंगीकार किया है तो हमारे लिए ये बॉटम टू अप अप्रोच नहीं है बल्कि टॉप टू बॉटम अप्रोच। एक ऐसी प्रणाली जो इंग्लैंड में थी, हमने उसको अपने कॉन्टेक्स्ट में उसको कॉन्टेक्चुअलाइज कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये समस्या होगी, जाती रहेगी। दूसरा है कि जो सोसाइटी है हमारी वो डाइवर्स है, फ्रैक्शनड है, कई सारे ग्रुप्स में डिवाइडेड है। तो ये जो फ्रैक्शन है इसके कारण भी ये समस्या आ सकती है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ मुझे दिखाई देता है वो है आइडेंटिटी बेस्ड जो चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे अभी आप अगर पश्चिम बंगाल का मैंडेट देख लें पूरी तरीके से, तो माँ माटी मानुस की जो अवधारणा थी वो तो थी ही थी, इस बार उसमें एक चीज़ और एड ऑन हो गई, वो थी बांग्ला वर्सेस बाहरी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे पार्टिसिपेशन को इम्पैक्ट करती हैं, और ये चीज़ें इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली जब तक एजुकेशन ना बढ़े। देखिए मैं एजुकेशन शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक कर रहा हूँ। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास बीए या एमए की डिग्री हो। एजुकेशन का मतलब है कि हम क्रिटिकली कितना सोच सकते हैं, हम कितने क्रिटिकल कॉन्शियस हैं चीज़ों को लेके। डिग्री होना और उसके प्रति हमारी सोच विकसित होना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब तक क्रिटिकल कॉन्शियसनेस नहीं आ जाती है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल में, तब तक हम थोड़ा इंतजार ही करना होगा कि हम इस पार्टिसिपेशन को, इस डेमोक्रेसी को और अच्छा कर सकें। मेरा अपना ये से है इसके बारे में। थैंक यू सर। If anyone else want to share their views, yeah, invited. And if anyone, please. I think there is nobody want to say something. आई थिंक बाइंड अप करना चाहिए मुझे, शुक्ला जी। हाँ 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 भैया, इसको वाइंड अप करिए प्लीज। आंचल, Yes. you can now, you can declare. Yes, sir. Thank you so much for being with us. It's a very uh, interesting topic, and thank you, everyone. Okay.